एक गरीब लड़की अपनी माँ को बचाने के लिए एक अनजान सीईओ से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। लेकिन 3 साल बाद दोनों एक दूसरे को पहचाने बिना फिर से प्यार कर बैठते हैं। अब जब डिवोर्स होने वाला है, तभी खुलता है उनकी शादी का सबसे क्यूट और शॉकिंग सीक्रेट। ड्रामा की स्टार्टिंग में 19 साल की लिन वानशिंग एक आदमी से साफ साफ कहती है, मुझे 2.5 लाख दे दो और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मगर वो आदमी उसकी बात सुनते ही उसे भगा देता है। वानशिंग दोबारा अपनी बात कहती है, लेकिन वो आदमी शादी के बदले उसे नीचा दिखाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वानशिंग इतनी खूबसूरत भी नहीं है, उसका रंग भी सांवला है और वो शायद गांव से आई है। इसके बाद तो वो सारी हदें पार करते हुए उसके शरीर पर सवाल उठाता है और पूछता है कि क्या वो उसे बेटा भी दे पाएगी। वानशिंग को पैसों की बहुत जरूरत है, फिर भी वो उस आदमी की घटिया बातें चुपचाप सुनने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ लू टिंगशेन अपनी दादी के साथ बहस कर रहा होता है। वो साफ कहता है कि वो किसी भी अनजान लड़की से यूं ही शादी नहीं करेगा। दादी भी उसकी एक नहीं सुनती। वो टिंगशेन से कहती हैं, मुझे 3 दिनों के अंदर तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कंपनी वापस ले लूंगी। टिंगशेन हैरान होकर पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं। दादी कहती है कि अगर उसे उनकी पसंद की लड़की अच्छी नहीं लगती तो वो खुद अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ ले, मगर शादी उसे हर हालत में करनी ही होगी। टिंगशेन बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी साफ कर देती हैं कि इस मैटर में आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। उधर वो आदमी वानशिंग को परेशान करना बंद नहीं करता। वो कहता है कि गांव की लड़कियां शहर के किसी अमीर आदमी से शादी करके पैसे कमाना चाहती हैं। फिर वो वानशिंग को चैलेंज करता है कि अगर वो इतनी ही केपेबल है तो खुद को बेच कर दिखाए। ये सुनकर वानशिंग जवाब देती है, हाँ, मैं खुद को बेच रही हूँ, लेकिन अपनी माँ की जान बचाने के लिए। कम से कम मैं तुम्हारी तरह औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन तो नहीं समझती। इसके बाद वो अपने गांव से होने पर भी शर्मिंदा होने से मना कर देती है। वानशिंग कहती है कि शहर के लोग जो खाना खाते हैं वो गांव के लोग ही उगाते हैं। अगर गांव वाले न हो तो ऐसे घमंडी लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। बहस के बाद वानशिंग परेशान होकर सोचती है कि उसकी माँ इलाज के पैसों का इंतजार कर रही है और वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगी, जबकि आसपास मौजूद लोग भी दोनों की लड़ाई पर बातें करने लगते हैं। उस आदमी के जाने के बाद वानशिंग परेशान होकर सोचती है कि उसकी माँ इलाज के पैसों का इंतजार कर रही है और वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगी। वहीं मौजूद लू टिंगशेन उसकी पूरी बातचीत देख चुका होता है। उसे वानशिंग दिलचस्प लगती है और वो तय कर लेता है कि यही लड़की उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। टिंगशेन उसके पास आकर कहता है, 2.5 लाख मैं दूंगा, मेरे साथ चलो। इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर वानशिंग तुरंत उसकी तरफ देखती है। थोड़ी देर बाद वानशिंग और टिंगशेन अपनी मैरिज डील पूरी कर चुके होते हैं। वानशिंग उसकी मदद के लिए उसे दिल से धन्यवाद देती है। टिंगशेन किसी इमोशन में आए बिना कहता है कि ये केवल कन्वीनियंस मैरिज है। उसने पैसे दिए और वानशिंग ने उससे शादी की, इसलिए ये दोनों के लिए बराबर की डील है। अब वो अपनी कंडीशन समझाता है। शादी के दौरान वानशिंग किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगी और उसके लिए कोई गैर जरूरी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। अग्रीमेंट खत्म होते ही वे दोनों डिवोर्स ले लेंगे। वानशिंग सारी कंडीशंस मान लेती है। फिर वो कहती है कि उसके पास टिंगशेन का एहसान चुकाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वो अपने गांव की मुर्गियों के कुछ देसी अंडे उसे देती है और कहती है कि भले ही वे थोड़े गंदे दिख रहे हों, लेकिन बहुत पौष्टिक हैं। टिंगशेन उन अंडों को लेने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। इस पर वानशिंग मन ही मन शिकायत करती है कि शहर के लोग कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो कहती है कि इतने अच्छे देसी अंडों को भी वो गंदा समझ रहा है। आखिर में वानशिंग पूछती है कि और कोई काम तो नहीं है। जवाब न मिलने पर वो वहां से चली जाती है। वानशिंग के जाने के बाद टिंगशेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसके लिए विदेश की फ्लाइट बुक कर दी जाए। असिस्टेंट हैरान होकर कहता है कि अभी अभी मैरिज सर्टिफिकेट लेने के तुरंत बाद विदेश चले जाना ठीक नहीं लगेगा, मगर टिंगशेन के लिए उस शादी की कोई इमोशनल वैल्यू नहीं होती। वो कहता है, ये केवल एक ट्रांजैक्शन है, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो विदेश जाने का अपना डिसीजन नहीं बदलता। 3 साल बाद लू टिंगशेन विदेश से वापस लू ग्रुप पहुंचता है। कंपनी के एम्प्लॉयज उसका स्वागत करते हुए उसे प्रेसिडेंट लू कहते हैं। उसी ऑफिस में वानशिंग अब क्लीनिंग स्टाफ के रूप में काम कर रही होती है। काम करते हुए वो अचानक टिंगशेन से टकरा जाती है और खुद को संभालने के चक्कर में उसे पकड़ लेती है। वानशिंग को उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। टिंगशेन भी उसकी असली पहचान नहीं समझता। टिंगशेन भी तुरंत उसकी असली पहचान नहीं समझता। वो ठंडे अंदाज में पूछता है, तुम मुझे और कितनी देर तक पकड़े रहोगी? वानशिंग घबराकर उसे छोड़ती है और कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट लू, मैं अभी वापस क्लीनिंग करने लगती हूँ। वानशिंग के वहां से हटने के बाद टिंगशेन बाकी क्लीनिंग स्टाफ से कहता है कि जब तक कोई जरूरी बात न हो उसे डिस्टर्ब न किया जाए। इस तरह दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल हस्बैंड वाइफ 3 साल बाद आमने सामने आकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। उसी समय लिन वे वे दूर से टिंगशेन को देख रही होती है। वो मन ही मन उसकी तारीफ करते हुए सोचती है कि 3 साल बाद टिंगशेन पहले से भी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग हो गया है।
वेई वेई काफी समय से उसे पसंद करती है और इस बार वापस आने के बाद वो कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। वो तय करती है कि चाहे जो करना पड़े वो टिंगशेन को अपने प्यार में डालकर रहेगी। दूसरी तरफ दादी भी 3 साल बाद वापस आई होती हैं। उनका मकसद सिर्फ अपने पोते से मिलना नहीं है। वो सोचती है कि अब समय आ गया है कि वो उस ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिले जिसे टिंग शेन पिछले 3 सालों से उनसे छिपा कर रख रहा है। उन्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि टिंग शेन और उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ शादी के तुरंत बाद अलग हो गए थे और तब से दोनों ने एक दूसरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। दादी साधारण और पुराने कपड़ों में लू ग्रुप पहुंचती हैं। जल्दी में चलते हुए उनकी टक्कर लिन वेई वेई से हो जाती है। वेई वेई उन्हें देखते ही भड़क जाती है और पूछती है कि क्या उन्हें दिखाई नहीं देता। दादी माफी मांगते हुए बताती हैं कि वो अपने पोते को ढूंढने की जल्दी में है, मगर वेई वेई उनके कपड़े देखकर उन्हें भिखारी समझ लेती है। वो कहती है कि लू ग्रुप कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी सड़क से उठकर अंदर आ जाए। वेई वेई उन्हें धक्के देकर बाहर जाने को कहती है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट लू ने उन्हें देख लिया तो कंपनी की इमेज खराब होगी। तभी वानशिंग वहां पहुंचकर वेई वेई को रोकती है। वो कहती है कि एक बुजुर्ग महिला से इस तरह बात करना गलत है। वेई वेई उल्टा वानशिंग पर भड़क जाती है और उसे उसकी औकात में रहने के लिए कहती है। उसके हिसाब से वानशिंग केवल गांव से आई हुई क्लीनर है, इसलिए उसे वेई वेई के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। वानशिंग जवाब देती है कि काम की वजह से किसी इंसान की इज्जत कम नहीं हो जाती, क्लीनर की भी अपनी डिग्निटी होती है। इसके बाद वो दादी को शांत करती है और पूछती है कि वो किसे ढूंढ रही हैं। वे फिर दादी के बैग का मजाक उड़ाती है। दादी बताती है कि उन बैग्स में बेकार कपड़े नहीं बल्कि मिनरल वाटर की खाली बॉटल्स हैं। वो इन बॉटल्स को बेचकर मिलने वाला पैसा चैरिटी में देती हैं। फिर वो वेई वेई को सुनाते हुए कहती है कि कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनकर घूमते हैं मगर उनका दिल बहुत गंदा होता है। वेई 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 जब उनकी बेइज्जती करना जारी रखती है तब दादी कहती है कि अगर वो चाहें तो लू ग्रुप का पूरा बिजनेस खरीद सकती है। ये बात सुनकर वेई वेई का एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। उसे लगता है कि ये साधारण दिखने वाली महिला बहुत पावरफुल है। वो सोचती है कि अगर वो इतनी बड़ी बिजनेस डील टिंगशेन के लिए लेकर आई तो टिंगशेन उससे जरूर इम्प्रेस होगा। वेई वेई तुरंत दादी से माफी मांगकर उन्हें टिंगशेन के पास ले जाने की बात करती है, मगर दादी उसका असली चेहरा देख चुकी होती है। वो कहती हैं कि उन्हें ऐसी दो चेहरे वाली लड़की की मदद नहीं चाहिए। वेई वेई के जाने के बाद दादी वानशिंग का धन्यवाद करती हैं। वो कहती हैं कि वानशिंग मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार और अच्छे दिल की लड़की है। ऐसी लड़की का केवल क्लीनिंग करना उसकी एबिलिटी के हिसाब से बहुत छोटा काम है। इसके बाद दादी उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनने का ऑफर देती है। वानशिंग रोमांटिक या इमोशनल बातों में समय खराब किए बिना तुरंत पूछती है, मंथली सैलरी कितनी होगी? दादी कहती है कि उसे हर महीने 20,000 मिलेंगे। 20,000 सुनते ही वानशिंग की आंखें चमक उठती हैं। पहले उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद पर्सनल असिस्टेंट बनकर भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सैलरी उसके लिए सबसे जरूरी होती है। अपनी माँ की दवाइयों और फैमिली के खर्च के कारण वो तुरंत ये जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है। दादी खुश होकर उसकी अपॉइंटमेंट पक्की कर देती है। उधर टिंगशेन अपने ऑफिस में आने वाली एक जरूरी बिजनेस पार्टी की तैयारी कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि जिस बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है वो बहुत बड़ा शराबी है। वो आदमी तब तक किसी डील पर साइन नहीं करता जब तक सामने वाले के साथ भरपूर शराब न पी ले। ये टिंगशेन के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका पेट खराब रहता है और वो शराब नहीं पी सकता। वे दोनों इसी सिचुएशन पर बात कर रहे होते हैं कि दादी ऑफिस में पहुंच जाती हैं। टिंगशेन उन्हें देखकर पूछता है कि उन्हें तो विदेश में रिटायर होना था, फिर वो अचानक यहाँ क्यों आ गई। दादी कहती हैं कि अगर वो जल्दी वापस ना आती तो पता नहीं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कब देख पाती। वो टिंगशेन से उसकी पत्नी के बारे में पूछती हैं। टिंगशेन बात छिपाने के लिए कहता है कि उसकी पत्नी काफी बिजी रहती है और यहाँ कम आती है। दादी उसकी बात पर ज्यादा बहस नहीं करती। वो बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ ली है जो अगले दिन से काम शुरू करेगी। टिंगशेन को समझ नहीं आता कि दादी ने आखिर किसे चुन लिया है। अगले दिन वानशिंग के पास लू ग्रुप से कॉल आता है। उसे तुरंत प्रेसिडेंट लू के ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कॉलर उसे खास तौर पर कहता है कि वो लेट न हो। वानशिंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि वो बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएगी। वानशिंग के पहुंचने से पहले लिन वेई वेई टिंगशेन के ऑफिस में बैठी होती है। उसे पता चला है कि टिंगशेन को पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, इसलिए वो खुद इस जॉब के लिए आ गई है। वेई वेई कहती है कि उसने एक फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और वो कई लैंग्वेजेस बोल सकती है, इसलिए वो टिंगशेन का काफी वर्क प्रेशर कम कर सकती है। टिंगशेन बिना इम्प्रेस हुए उसका ऑफर ठुकरा देता है। वो कहता है कि उसने पहले ही सही कैंडिडेट चुन लिया है। वेई वेई बात को जॉब से रिलेशनशिप की तरफ ले जाती है। वो कहती है कि दोनों के पेरेंट्स उनकी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए आगे चलकर वही टिंगशेन की पत्नी बनेगी। इस वजह से उसे टिंगशेन की जिंदगी और काम दोनों संभालने चाहिए। टिंगशेन साफ कहता है कि उसने उस अरेंज्ड मैरिज को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इतना ही नहीं, वो पहले से मैरिड है। ये सुनकर वेई वेई हैरान होकर पूछती है कि उसकी पत्नी कौन है। तभी वानशिंग भागते हुए ऑफिस में
पहुंचती है। वो लेट होने के लिए माफी मांगकर बताती है कि लू ग्रुप की बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि वो रास्ता ही भूल गई। अंदर आते ही उसकी नजर टिंगशेन पर पड़ती है। वो घबरा जाती है क्योंकि यही वही प्रेसिडेंट लू है जिससे वो क्लीनिंग करते समय टकराई थी। उसे डर लगता है कि टिंगशेन कहीं उसी एम्बैरेसमेंट का बदला न ले। शेन भी दादी की चुनी हुई कैंडिडेट को देखकर हैरान होता है। ये वही क्लमसी क्लीनर होती है जो उससे टकराकर उसे पकड़े खड़ी रही थी। वेई वेई वानशिंग को देखते ही उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि उसमें मैनर्स नहीं है और शायद उसने एलिमेंट्री स्कूल भी पूरा नहीं किया होगा। ऐसी लड़की पर्सनल असिस्टेंट का काम कैसे कर सकती है? वानशिंग अपनी कम एजुकेशन को छिपाती नहीं है। वह कहती है कि भले ही उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, मगर वो पूरी मेहनत से काम करेगी। वेई वेई फिर टिंगशेन से कहती है कि ऐसी लड़की के बजाय उसे असिस्टेंट बना लिया जाए। टिंगशेन अचानक गुस्से में बाहर निकलो कहता है। वानशिंग को लगता है कि वो उसे निकाल रहा है। वो दुखी होकर सोचती है कि कम पढ़े लिखे लोगों को हर जगह नीचा समझा जाता है और अब ये जॉब भी उसके हाथ से निकल गई। मगर टिंगशेन साफ करता है कि उसने वानशिंग को नहीं, वेई वेई को जाने के लिए कहा है। वो वेई वेई से कहता है कि वो इस गांव की क्लीनर जितनी केपेबल भी नहीं है। अगर वो अभी बाहर नहीं गई तो सिक्योरिटी उसे निकाल देगी। बेइज्जत होकर वेई वेई वहां से चली जाती है। अब टिंगशेन वानशिंग का पूरा नाम कंफर्म करता है और इंटरव्यू शुरू करता है। वो कहता है कि वानशिंग ने अपनी खास स्किल में शराब पीना लिखा है, इसलिए उसके इंटरव्यू का सवाल भी शराब से जुड़ा होगा। वानशिंग हैरान होकर पूछती है कि क्या पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू में सचमुच शराब पीनी पड़ेगी? टिंगशेन जवाब देता है कि वो केवल ये चेक करना चाहता है कि उसकी बताई हुई एबिलिटी असली है या नहीं। वानशिंग शराब पीने से पहले खाने के बारे में पूछती है, लेकिन फिर पूरा ग्लास खत्म कर देती है। वो कॉन्फिडेंस से बताती है कि अपने गांव में वो सबसे फेमस ड्रिंकिंग क्वीन है। बचपन से आज तक कोई भी उसे शराब पीने में हरा नहीं पाया। टिंगशेन को फिर से उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है, मगर वो उसकी असली पहचान तक नहीं पहुंच पाता। आखिरकार वो कहता है कि वानशिंग ने इंटरव्यू पास कर लिया है और अब से वही उसकी पर्सनल असिस्टेंट होगी। वानशिंग खुश होकर उसका धन्यवाद करती है। तभी टिंगशेन उसे रात की इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के बारे में बताता है। वो चाहता है कि वानशिंग भी उसके साथ चले और जरूरत पड़ने पर उसकी जगह शराब पिए। फिर वो वानशिंग को एक कार्ड देकर सूटेबल ड्रेस खरीदने को कहता है। कार्ड में से ड्रेस खरीदने के बाद जो पैसा बचेगा वो वानशिंग रख सकती है। ये सुनकर वानशिंग तुरंत हिसाब लगाने लगती है। वो सोचती है कि सस्ती ड्रेस खरीदकर बाकी पैसे बचा लेगी और उनसे अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदेगी। उसके लिए ये जॉब पहले ही दिन बहुत फायदेमंद साबित हो रही होती है। वानशिंग के जाने के बाद टिंगशेन अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ के बारे में सोचता है। 3 साल पहले उसने उसे एक सप्लीमेंट्री कार्ड दिया था, लेकिन उस लड़की ने 2.5 लाख के अलावा उस कार्ड से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। टिंगशेन को हैरानी होती है कि 2.5 लाख लेने के बाद भी उसने सप्लीमेंट्री कार्ड से एक पैसा खर्च नहीं किया। फिर भी उनके मैरिज एग्रीमेंट की अवधि अब खत्म होने वाली है। दोनों ने शुरुआत में ही तय किया था कि एग्रीमेंट पूरा होने के बाद डिवोर्स ले लेंगे। इसलिए टिंगशेन फैसला करता है कि अब इस अधूरी मैरिज को ऑफिशियली खत्म करने का समय आ गया है। इधर वानशिंग के पास एक इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आता है। सामने वाला उसे इंश्योरेंस प्लान बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वानशिंग साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर दोबारा ऐसा कॉल आया तो वो हरासमेंट की कंप्लेंट कर देगी। कॉल खत्म होने के बाद उसकी नजर अपने कॉन्ट्रैक्चुअल हस्बैंड के मैसेज पर पड़ती है। 3 साल से कांटेक्ट में न रहे पति ने आखिरकार डिवोर्स की बात की होती है। वानशिंग इसे सुनकर दुखी नहीं होती, क्योंकि ये मैरिज शुरुआत से एक डील थी। वो सोचती है कि अब इस ट्रांजैक्शन को खत्म हो जाना चाहिए। साथ ही वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास रखने का डिसीजन लेती है। उसे डर है कि कहीं उसका कॉन्ट्रैक्चुअल हस्बैंड अचानक मिलकर डिवोर्स प्रोसेस शुरू करने को न कह दे, इसलिए वो सारे जरूरी पेपर्स तैयार रखना चाहती है। शाम होने पर टिंगशेन वानशिंग से कहता है कि बिजनेस एंगेजमेंट का समय करीब आ गया है और उसे तैयार हो जाना चाहिए। वो ये भी ऑफर करता है कि बाद में उसे घर छोड़ देगा। वानशिंग तुरंत मना कर देती है। वो टिंगशेन को याद दिलाती है कि वो मैरिड है। उसके हिसाब से एक शादीशुदा औरत का किसी दूसरे आदमी के साथ अकेले जाना गलत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पर रहता है और काफी बिजी रहता है। टिंगशेन उसकी बात सुनकर कोई बहस नहीं करता। वो कहता है कि घर कैसे जाना है ये उसका डिसीजन है, मगर बिजनेस मीटिंग में उसे सही समय पर पहुंचना होगा। वानशिंग सूटेबल ड्रेस पहनकर तय जगह पहुंच जाती है, लेकिन टिंगशेन अभी तक नहीं आया होता। इतने सारे अनजान लोगों के बीच अकेले खड़े होकर उसे ऑकवर्ड महसूस हो रहा होता है। तभी मिस्टर वैंग उसके पास आता है और पूछता है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ अकेले किसका इंतजार कर रही है। वानशिंग पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो प्रेसिडेंट लू टिंगशेन की पर्सनल असिस्टेंट है। मिस्टर वैंग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता है कि टिंगशेन बहुत लकी है जिसके पास ऐसी असिस्टेंट है। फिर वो कहता है कि टिंगशेन का इंतजार छोड़कर वानशिंग उसके साथ कुछ ड्रिंक्स क्यों नहीं लेती। टिंग उसे याद दिलाती है कि वो यहाँ कोऑपरेशन डिस्कस करने आई है, मगर मिस्टर वैंग घटिया सोच दिखाते हुए कहता है कि आजकल असिस्टेंट्स ऐसे मौकों पर इसी काम के लिए लाई जाती हैं। उसके हिसाब से टिंगशेन ने वानशिंग को उसकी सेवा करने के लिए भेजा है।
वानशिंग उसे अपने मैनर्स में रहने के लिए कहती है। वो साफ कर देती है कि वो यहाँ काम करने आई है, उसके साथ रात बिताने नहीं। मिस्टर वैंग कॉपरेशन की इंपॉर्टेंस दिखाकर उसे प्रेशर करता है। वो कहता है कि अगर वानशिंग उसके साथ शराब पिए और पूरी रात रुके तो वो लू ग्रुप को 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे देगा। वानशिंग फिर भी तैयार नहीं होती। मिस्टर वैंग उसे छूने की कोशिश करता है, तभी टिंगशेन वहां पहुंचकर उसे रोक देता है। वो गुस्से में कहता है, मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई। मिस्टर वैंग बात पलटते हुए कहता है कि एक असिस्टेंट के लिए बिजनेस कॉपरेशन खराब करना समझदारी नहीं होगी। फिर वो शराब की बाजी लगाने का प्लान देता है। अगर वो हार गया तो ओरिजिनल प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अगर टिंगशेन हारा तो लू ग्रुप को 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टिंगशेन जानता है कि मिस्टर वैंग की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ टिंगशेन खुद पेट की प्रॉब्लम के कारण शराब नहीं पीता, और ये बात बिजनेस सर्कल में सभी जानते हैं। उसे समझ आ जाता है कि मिस्टर वैंग जानबूझकर ये कंडीशन रख रहा है। मिस्टर वैंग टिंगशेन को डरपोक बताकर भड़काता है। तभी वानशिंग आगे आकर कहती है कि वो प्रेसिडेंट लू की जगह शराब पिएगी। मिस्टर वैंग हंसते हुए पूछता है कि उसके जैसी छोटी सी लड़की उसके सामने टिक भी पाएगी या नहीं। वानशिंग कॉन्फिडेंस से जवाब देती है कि इसका पता पीने के बाद लग जाएगा। वो दोबारा कंडीशन कंफर्म करती है कि अगर वो जीत गई तो कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल प्राइस पर साइन होगा। मिस्टर वैंग उसकी बात मान लेता है। ड्रिंकिंग कंपटीशन शुरू होती है। कई ड्रिंक्स के बाद भी वानशिंग खड़ी रहती है, जबकि मिस्टर वैंग की हालत खराब होने लगती है। वानशिंग उसे हार मानने के लिए कहती है। आखिरकार मिस्टर वैंग मान लेता है कि वो हार गया। वानशिंग उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की तैयारी करती है। मिस्टर वैंग हार मानने के बाद कोऑपरेशन की खुशी में टिंगशेन को एक और ड्रिंक देना चाहता है। वानशिंग वो ग्लास भी उससे ले लेती है। वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट उसने जिताया है, इसलिए सेलिब्रेशन ड्रिंक भी वही पिएगी। आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल प्राइस पर साइन हो जाता है। वानशिंग बहुत खुश होती है कि उसने पहले ही दिन इतना बड़ा काम कर दिया। इसी दौरान टिंगशेन के मन में फिर एक अजीब सवाल आता है। क्या उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ कहीं यही लड़की तो नहीं है? मगर उसके पास अभी इसका कोई साफ जवाब नहीं होता। बिजनेस पार्टी खत्म होने तक वानशिंग काफी ज्यादा पी चुकी होती है। टिंगशेन उसे संभालते हुए कहता है कि वो अपने हस्बैंड को कॉल करके यहाँ बुला ले, मगर वानशिंग कहती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वो खुद चलकर चली जाएगी। नशे में उसकी नजर टिंगशेन के गंदे हुए कपड़ों पर पड़ती है। फिर वो उसके शरीर की तारीफ करते हुए कहती है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वो उनके गांव के बैलों से भी ज्यादा मजबूत दिखता है। टिंगशेन उसे नॉनसेंस बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वानशिंग रुकती नहीं। वो सीधे बोल देती है कि उसका मन टिंगशेन को किस करने का हो रहा है। टिंगशेन उसे शांत रहने और हस्बैंड को कॉल करने के लिए कहता है। वानशिंग फोन निकालकर कॉल करने लगती है। इसी बीच दादी का कॉल टिंगशेन के पास आ जाता है। उन्हें खबर मिल चुकी होती है कि वो किसी लड़की को बिजनेस पार्टी में लेकर गया था। दादी एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो लड़की उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। वो टिंगशेन से फोन उस लड़की को देने के लिए कहती है। टिंगशेन बात छिपाकर कहता है कि वो केवल उसकी असिस्टेंट है। फिर वो दादी का कॉल खत्म करता है और फैसला करता है कि पहले वानशिंग को सेफली घर पहुंचाना जरूरी है। थोड़ी दूरी पर खड़ी लिन वेई वेई दोनों को एक साथ देख लेती है। वानशिंग नशे में टिंगशेन के काफी करीब होती है, इसलिए वेई वेई को लगता है कि वो जानबूझकर उसे सेड्यूस कर रही है। जलन में वेई वेई मन ही मन कहती है कि वो वानशिंग को कभी सफल नहीं होने देगी। अब उसके लिए वानशिंग सिर्फ एक क्लीनर नहीं, बल्कि टिंगशेन को पाने के रास्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी होती है। वानशिंग अभी भी पूरी तरह नशे में होती है। वो टिंगशेन के पास जाकर फिर उसके शरीर की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि इतने अच्छे बॉडी वाला आदमी सीईओ बनने के बजाय मेल मॉडल क्यों नहीं बन जाता। फिर हंसते हुए कहती है कि जब उसके पास बहुत पैसा होगा तो वो टिंगशेन जैसे 10 मेल मॉडल्स हायर करेगी। टिंगशेन उसका नाम लेकर उसे कंट्रोल में रहने के लिए कहता है, मगर वानशिंग उसके शरीर को छूते हुए पूछती है कि उसे टच करने में क्या प्रॉब्लम है। वो उल्टा टिंगशेन को स्टिंगी कह देती है। अब टिंगशेन भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि शायद वानशिंग को उसकी पावर समझाने के लिए उसे सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन नशे में डूबी वानशिंग उसकी नाराजगी को भी सीरियसली नहीं लेती। वानशिंग के सोबर होने पर टिंगशेन उससे पूछता है कि क्या उसे अपनी पिछली हरकतें याद है। वानशिंग शर्मिंदा होकर कहती है कि उसने शराब ज्यादा पी ली थी और शायद कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी थी। टिंगशेन बताता है कि मामला केवल बातों तक सीमित नहीं था। उसने उसके एबीएस छुए, उसके बॉडी की तारीफ की और कहा कि वो उसके जैसे 10 मेल मॉडल्स हायर करेगी। ये सुनते ही वानशिंग को बहुत शर्म आती है। वो बार बार सॉरी बोलती है और कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वानशिंग सारा ब्लेम शराब पर डालती है। वो बताती है कि उसने पहले कभी नशे में ऐसी हरकत नहीं की। इसके बाद वो टिंगशेन से इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मांगती है। टिंगशेन उसकी मदद करता है तो वानशिंग उसका धन्यवाद करती है।
प्रॉमिस करती है कि अब से अपने काम पर पूरा फोकस रखेगी, ऐसी बातें नहीं करेगी और अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखेगी। देर हो चुकी होती है और अगले दिन जरूरी काम भी होता है, इसलिए टिंगशेन उसे वहीं रुककर आराम करने के लिए कहता है। लिन वे वे को पता चलता है कि वानशिंग टिंगशेन के घर आने वाली है। वो गुस्से में सोचती है कि ये गांव की लड़की धीरे धीरे उसके बहुत करीब पहुंच रही है। तभी वो वानशिंग को एक जरूरी काम सौंपती है। वेई वेई बताती है कि टिंगशेन के घर एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाला है। ये कोऑपरेशन कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए खाना बनाने के लिए मिशलिन स्टार शेफ चाहिए। वो शेफ को लाने की पूरी जिम्मेदारी वानशिंग को दे देती है। वानशिंग बिना शक किए प्रॉमिस करती है कि वो काम पूरा कर देगी। असल में वेई वेई जानबूझकर उसे गलत टाइमिंग देती है। उसका प्लान होता है कि शेफ समय पर न पहुंचे और सारी गलती वानशिंग पर आ जाए। बाद में जब टिंगशेन शेफ के बारे में पूछता है तो वेई वेई बाहर जाकर कॉल करने का बहाना करती है। थोड़ी देर बाद वानशिंग परेशान होकर बताती है कि उससे फ्लाइट बुकिंग का समय गलत हो गया और शेफ नहीं आ पाएगा। वे तुरंत उसे यूजलेस बताने लगती है। वो कहती है कि इतने छोटे काम में भी वानशिंग ने गलती कर दी और क्लाइंट अब किसी भी समय पहुंच सकता है। वानशिंग सिचुएशन संभालने के लिए खुद खाना बनाने का ऑफर देती है। वे उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि गांव की एक क्लीनर को हाई एंड कुकिंग के बारे में क्या पता होगा। अगर खाना खराब हुआ और क्लाइंट नाराज हो गया तो वो इसकी जिम्मेदारी कैसे लेगी। अगर टिंगशेन वानशिंग को मौका देने का फैसला करता है। वो कहता है कि अब वही खाना बनाएगी। वानशिंग भी कॉन्फिडेंस से कहती है कि जो कुछ होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेगी। कुछ देर बाद इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिस्टर जंग टिंगशेन के घर पहुंच जाता है। खाना तैयार न देखकर वो पूछता है कि शेफ अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ। टिंगशेन उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। वहीं वे फिर वानशिंग के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि शायद वानशिंग को अपनी गलती समझ आ गई, इसलिए वो खाना बनाए बिना भाग गई। एक गांव की क्लीनर को हाई एंड कुकिंग के बारे में कुछ पता नहीं हो सकता। टिंगशेन उसकी बात नहीं मानता। उसे भरोसा होता है कि वानशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली लड़की नहीं है। तभी वानशिंग खाना लेकर वहां पहुंच जाती है। वो सबसे पहले गोल्डन सैंड कॉर्न कर्नल सर्व करती है। इसके बाद हॉथॉर्न फॉय ग्रास और आखिर में फ्रेंच कैरामल स्ट्यूड एग रखती है। वानशिंग समझाती है कि इन तीनों डिशेस में चाइनीज और वेस्टर्न कुकिंग का कॉम्बिनेशन है। वो मिस्टर जांग से खाना टेस्ट करने के लिए कहती है। मिस्टर जांग पहला निवाला खाते ही बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि ये खाना माइशलिन रेस्टोरेंट के खाने से भी बेहतर है। वानशिंग की कुकिंग से खुश होकर मिस्टर जांग उसी समय 200 मिलियन के प्रोजेक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। वो साफ कहता है कि केवल इस शानदार मील की वजह से वो ये डील कर रहा है। टिंगशेन भी कोऑपरेशन पक्का होने पर उसे धन्यवाद देता है। डील पक्की होने के बाद टिंगशेन वानशिंग की तारीफ करता है। वानशिंग कहती है कि उसने केवल अपनी ड्यूटी पूरी की है, मगर टिंगशेन उसके काम से इतना खुश होता है कि उसे लू ग्रुप के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना देता है। इस पोजीशन की एनुअल सैलरी 1 मिलियन होती है। अपनी सैलरी और पोजीशन सुनकर वानशिंग बहुत खुश होती है और टिंगशेन को धन्यवाद देती है। इसके बाद टिंगशेन अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ को फोन करता है। दोनों ने अब तक एक दूसरे को पहचान नहीं पाया होता, इसलिए आमने सामने काम करने के बाद भी फोन पर अजनबियों की तरह बात करते हैं। टिंगशेन कहता है कि वे थोड़ी देर बाद पार्क में मिलेंगे और उसकी दादी भी वहां आएंगी। वो वानशिंग को याद दिलाता है कि उसे क्या करना है। वानशिंग जवाब देती है कि वो मीटिंग पूरी तरह खराब कर देगी। अगर दादी उसे पसंद नहीं करेंगी तो उनका डिवोर्स आसानी से हो जाएगा। टिंगशेन उसे सही समय पर पहुंचने और लेट न होने के लिए कहता है। वानशिंग जवाब देती है कि दोनों को मिलकर दादी के सामने सच बता देना चाहिए, ताकि ये अधूरी मैरिज जल्दी खत्म हो सके। मीटिंग से पहले वानशिंग अपने कपड़े चुनने लगती है। उसके पास फिल्म क्रू से लिए हुए कुछ सेकंड हैंड कपड़े होते हैं। वे काफी सस्ते हैं, लेकिन बाकी कपड़ों से अलग भी दिखते हैं। वानशिंग सोचती है कि भले ही वो डिवोर्स लेने जा रही हैं, फिर भी पहली बार हस्बैंड की फैमिली से मिलते समय बहुत कैजुअल कपड़े पहनना ठीक नहीं होगा। वो पहले ऐसा आउटफिट चुनती है जिसमें वो घर संभालने वाली सीधी सादी लड़की लग रही होती है। उसे लगता है कि इस लुक में कोई भी बुजुर्ग उससे खुश हो जाएगा। तभी उसे अपना असली काम याद आता है। उसे दादी को इम्प्रेस नहीं, बल्कि अपने खिलाफ करना है। टिंगशेन ने काम पूरा होने पर उसे 1 लाख देने का प्रॉमिस किया है, इसलिए वानशिंग उस अच्छे आउटफिट को वापस रख देती है। अब वो ऐसा स्टाइल ढूंढती है जो उसके हिसाब से बुजुर्ग लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आखिरकार उसे एक आउटफिट मिल जाता है और वो उसी को पहनने का फैसला करती है। वानशिंग के पहुंचने से पहले टिंगशेन दादी को उसकी पुरानी तस्वीर दिखाता है। तस्वीर में वानशिंग बहुत सिंपल कपड़े पहने होती है। दादी उसे देखते ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये लड़की काफी ईमानदार और घर संभालने वाली लगती है। उनके हिसाब से टिंगशेन को ऐसी पत्नी मिलना उसकी किस्मत की बात है। टिंगशेन दादी से कहता है कि वो केवल तस्वीर देखकर कोई डिसीजन न ले। वो अपनी वाइफ को पैसों के पीछे भागने वाली लड़की बताता है, जिसने सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी की थी। दादी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो पूछती है कि अगर उस लड़की को केवल पैसा चाहिए होता तो वो इतने सिंपल कपड़े क्यों पहनती। उनके हिसाब से टिंगशेन ही अपनी पत्नी की अच्छाई नहीं समझ पा रहा है। टिंगशेन फिर समझाने की कोशिश करता है,
लेकिन दादी उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से अकेले मिलना चाहती है। टिंगशेन नाराज होकर चला जाता है और दादी वानशिंग का इंतजार करने लगती है। वानशिंग पार्क में पहुंचकर दादी को देखते ही पहचान लेती है कि यही उसके कॉन्ट्रैक्चुअल हस्बैंड की ग्रैंडमा है। उसने जानबूझकर अजीब कपड़े पहने होते हैं और उसे पूरा भरोसा होता है कि उसकी ट्रिक काम करेगी, मगर दादी उसे देखते ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मान लेती हैं। वो पुरानी तस्वीर और उसके मौजूदा लुक में फर्क देखकर पूछती हैं कि वो अब ऐसे कपड़े क्यों पहनती है। वानशिंग जवाब देती है कि अब उसे इसी तरह तैयार होना पसंद है। इसके बाद वो खुद अपनी कमियां गिनाने लगती है। वानशिंग बताती है कि वो गांव से है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उसकी माँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर है। उसकी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है और उसने सिर्फ पैसों के लिए उनके पोते से शादी की थी। वानशिंग साफ बता देती है कि ये मैरिज केवल एक डील थी। अब अग्रीमेंट पूरा हो गया है और वे दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। वो आज केवल दादी के सामने ये बात क्लियर करने आई है। वानशिंग को लगता है कि इतना सुनने के बाद दादी खुद उसे घर से बाहर कर देंगी, मगर दादी उल्टा इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं कि अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए वानशिंग ने बहुत कुछ सहा है, फिर भी उसने कभी अपनी प्रॉब्लम का दिखावा नहीं किया। वानशिंग हैरान होकर पूछती है कि क्या दादी उसके गांव से होने, क्लीनर का काम करने और फैमिली पर कर्ज होने की वजह से उसे नीचा नहीं समझती। दादी कहती हैं कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में गरीबी देखी है। अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करने वाली लड़की बुरी नहीं हो सकती। इससे पता चलता है कि वानशिंग अपने रिश्तों को दिल से निभाती है। दादी कहती है कि एक बार लू फैमिली में आने के बाद वानशिंग उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। वानशिंग फिर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो और टिंगशेन एक दूसरे के लिए सही नहीं है। वो खुद को खुलकर जीने वाली लड़की बताती है, जबकि उसका कॉन्ट्रैक्चुअल हस्बैंड बहुत कोल्ड और सीरियस है। दादी उसकी बात को पति पत्नी का छोटा मोटा झगड़ा समझ लेती है। वो कहती है कि हर यंग कपल में ऐसी बातें होती रहती हैं। वानशिंग के सारे प्लान्स फेल होते देखकर वो एक नया बहाना बनाती है। वो कहती है कि उनके गांव में ब्राइड प्राइस की खास परंपरा है और शादी बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी। वानशिंग जानबूझकर बहुत बड़ी ब्राइड प्राइस मांगती है ताकि दादी इस शादी से पीछे हट जाए, मगर दादी उल्टा रकम दोगुनी करके 10 करोड़ देने को तैयार हो जाती हैं और वानशिंग से उन्हें दादी बुलाने के लिए कहती हैं। इतना ही नहीं, दादी उसे अपने साथ टीम बनाने का ऑफर देती हैं। वो कहती हैं कि दोनों मिलकर टिंगशेन से और पैसे निकलवा सकती हैं। डिवोर्स करवाने आई वानशिंग अब दादी के साथ मिलकर टिंगशेन से और पैसे निकलवाने की पार्टनर बन जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद टिंगशेन दादी को कॉल करके पूछता है कि सब कैसा रहा। दादी उसकी बात सुनते ही उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया, तभी तो वो उससे मिलने तक नहीं आना चाहती। टिंगशेन पूछता है कि दादी ने आखिर किया क्या है। दादी गर्व से बताती है कि उन्होंने उसकी वाइफ को रोकने के लिए 10 करोड़ दे दिए हैं। ये रकम सुनकर टिंगशेन चौंक जाता है। दादी उसे जल्दी वापस आने और अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए कहती हैं। वो चाहती हैं कि टिंगशेन उसके साथ अच्छे से रहे और हर समय उस पर शक करना बंद करे। कॉल खत्म होने के बाद टिंगशेन तय करता है कि अब उसे अपनी अच्छी पत्नी से पर्सनली मिलकर देखना होगा कि उसने दादी पर कैसा जादू कर दिया है। टिंगशेन वापस आकर दादी से पूछता है कि उन्होंने किसी अनजान लड़की को 10 करोड़ कैसे दे दिए। दादी कहती हैं कि अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ पर पैसा खर्च करना बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम तो टिंगशेन में है, जो शादी के 3 साल बाद भी अपनी वाइफ की फीलिंग्स नहीं समझता। दादी उसे फिर से समझाती हैं कि अगर उसने यही एटीट्यूड रखा तो वो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो देगा। वो उसके सामने कुछ वैल्यूएबल ज्वेलरी रखती हैं और कहती हैं कि टिंगशेन ने आज तक अपनी वाइफ को कोई अच्छा गिफ्ट तक नहीं दिया। दादी चाहती है कि वो अपनी पत्नी को बाहर बुलाए और पिछले 3 सालों में जो कुछ नहीं कर पाया उसकी भरपाई करे। टिंगशेन मना करता है, लेकिन दादी उसकी एक नहीं सुनती। परेशान होकर टिंगशेन कहता है कि उसके पास दूसरे जरूरी काम है और वो वहां से चला जाता है। बाहर निकलते ही टिंगशेन अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ को मैसेज करता है। वो पूछता है कि उसने दादी से आखिर क्या कहा है, फिर उसे तुरंत वापस आने के लिए कहता है ताकि दोनों फेस टू फेस बैठकर डिवोर्स की बात पूरी कर सके। तय जगह पर पहुंचकर टिंगशेन की नजर वानशिंग पर पड़ती है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वानशिंग घबराकर कहती है कि वो बस यूं ही आसपास घूम रही थी। असल में दोनों अपने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल स्पाउस का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान का वे इंतजार कर रहे हैं वो उनके सामने ही खड़ा है। कुछ समय बाद वानशिंग मन ही मन शिकायत करती है कि डिवोर्स की बात करने वाला हस्बैंड अभी तक नहीं आया। दूसरी तरफ टिंगशेन भी सोचता है कि उसकी वाइफ को 1 घंटा हो चुका है और वो फिर गायब हो गई है। गलत पहचान की वजह से दोनों एक ही जगह मौजूद होकर भी एक दूसरे को लेट समझते रहते हैं। अपनी वाइफ के न आने पर टिंगशेन दादी के दिए हुए गिफ्ट्स वानशिंग को दे देता है। वो कहता है कि ये सब उसकी पत्नी के लिए था, लेकिन वो आई ही नहीं, इसलिए अब वानशिंग इन्हें रख सकती है। वानशिंग सोचती है कि बाहर से कोल्ड दिखने वाला प्रेसिडेंट लू अपनी वाइफ को लेकर काफी जेनरस है। फिर वो टिंगशेन को ब्लॉकहेड मानती है, क्योंकि इतने महंगे गिफ्ट्स देते हुए भी उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है।
इसी समय दादी टिंगशेन को कॉल करती है। वो समझती है कि टिंगशेन अपनी वाइफ के साथ डेट पर है। दादी कहती है कि पत्नी के सामने भी इतना सीरियस बनकर वो किसे इम्प्रेस कर रहा है। टिंगशेन बताता है कि वो अभी तक अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ से मिला ही नहीं। दादी उसे निराश न करने और ठीक से बिहेव करने के लिए कहती है। कॉल खत्म होने के बाद वानशिंग नेकलेस की कीमत देखकर पूछती है कि क्या वो इसे सचमुच रख सकती है। टिंगशेन बिना ज्यादा बात किए कहता है कि अब ये उसी का है। महंगे गिफ्ट्स देखकर वानशिंग बहुत खुश हो जाती है। वो मजाक में सोचती है कि पुराने समय की नौकरानियां अमीर मालिकों का घर छोड़ना क्यों नहीं चाहती थी। अब उसे समझ आ रहा है। टिंगशेन बताता है कि कार में कुछ और गिफ्ट्स भी हैं। वानशिंग खुशी खुशी वे भी लेने चली जाती है। तभी लिन वेई वेई वहां आ जाती है। वानशिंग के हाथ में ज्वेलरी देखकर वो पूछती है कि उसने ये नकली चीजें कहाँ से उठाई हैं। वो वानशिंग पर अमीर होने का नाटक करने का आरोप लगाती है। वानशिंग कहती है कि ये सब प्रेसिडेंट लू ने उसे खुद दिया है, मगर वेई वेई उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि एक गांव के क्लीनर को टिंगशेन इतने महंगे गिफ्ट्स क्यों देगा। उसके हिसाब से वानशिंग ने खुद नकली ज्वेलरी खरीदी है और अब लोगों के सामने दिखावा कर रही है। वानशिंग बार बार कहती है कि नेकलेस असली है। वेई वेई उससे प्रूफ मांगती है और धमकी देती है कि अगर वो प्रूफ नहीं दे पाई तो उसे चोर माना जाएगा। बहस के बीच वानशिंग गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लगती है। तभी टिंगशेन लौट आता है। वेई वेई तुरंत उसके पास जाकर कहती है कि वानशिंग नकली ज्वेलरी लेकर दिखावा कर रही है, मगर टिंगशेन उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय वानशिंग को उठाता है। वेई वेई पूछती है कि वो वानशिंग जैसी लड़की को इतना महंगा नेकलेस क्यों देगा। वानशिंग भी नेकलेस वापस करने की कोशिश करती है, मगर टिंगशेन उसे अपने हाथों से नेकलेस पहनाकर कहता है कि ये उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो वानशिंग से कहता है कि सुंदर चीजें रखने का हक हर किसी को है, इसलिए उसे खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। वेई वेई जलकर कहती है कि टिंगशेन केवल उस पर दया कर रहा है। टिंगशेन उसे रोकते हुए कहता है कि वानशिंग उसके करीब है और वेई वेई को उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। वो ये भी मानता है कि जरूरी मौकों पर वानशिंग ने हमेशा भरोसेमंद काम किया है। दादी कुछ दूरी से दोनों को देख रही होती हैं। उन्हें लगता है कि टिंगशेन और वानशिंग के बीच क्लोजनेस तो है, लेकिन दोनों फिजिकल डिस्टेंस बनाए हुए हैं। वो मन ही मन सोचती हैं कि उन्हें थोड़ा और करीब लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उधर टिंगशेन वानशिंग से कहता है कि अगर वेई वेई दोबारा उसे परेशान करे तो वो तुरंत उसे बताए। वानशिंग फिर नेकलेस लौटाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत महंगा है। टिंगशेन कहता है कि कुछ दिनों बाद कंपनी की इम्पोर्टेंट पार्टी है, वो इसे गिफ्ट न समझकर काम के लिए दिया गया नेकलेस मान सकती है। इस बहाने वो वानशिंग को नेकलेस अपने पास रखने के लिए मना लेता है। चलते हुए वानशिंग को लगता है कि टिंगशेन भूखा है। वो उसे सामने लगे सॉसेज स्टॉल पर ले जाती है और कहती है कि आज वो उसे सस्ता लेकिन टेस्टी खाना खिलाएगी। स्टॉल पर बैठी बुजुर्ग महिला कपल सेट बेच रही होती है। सेट में 2 सॉसेजेस और 2 प्लम जूस केवल 5 युआन में मिल रहे होते हैं। वानशिंग तुरंत वही सेट मांगती है। महिला कहती है कि ये डिस्काउंट केवल असली कपल्स के लिए है। अगर दोनों फेक कपल निकले तो उन्हें 500 युआन देने पड़ेंगे। वानशिंग हैरान होकर पूछती है कि 2 सॉसेजेस की इतनी बड़ी पेनल्टी क्यों है। महिला कहती है कि वो इम्पोर्टेड बीफ इस्तेमाल करती है और अपना नुकसान नहीं कर सकती। 500 बचाने के लिए वानशिंग कहती है कि वो और टिंगशेन सच में कपल हैं। महिला दोनों को देखकर कहती है कि उनकी जोड़ी अच्छी है, मगर वे एक दूसरे को ठीक से जानते हुए नहीं लगते। वानशिंग टिंगशेन को मेरे प्यारे कहकर बुलाती है और एक्टिंग करती है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वो उससे माफी मांगकर पूछती है कि क्या वो उसे फॉरगिव करेगा। टिंगशेन भी उसका साथ देता है। महिला उनकी एक्टिंग मान लेती है और उन्हें कपल सेट दे देती है। वो बुजुर्ग वेंडर असल में डिस्गाइज की हुई दादी होती हैं। दोनों के जाने के बाद वो सोचती हैं कि जरूर टिंगशेन ने उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को नाराज किया है और अब उसे अच्छे से मनाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद दादी टिंगशेन को कॉल करके कहती है कि वो तुरंत अपनी वाइफ को घर लेकर आए। अगर वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ के बिना आया तो उसे भी घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। टिंगशेन बहाना बनाता है कि अभी तक उसका अपनी वाइफ से कांटेक्ट नहीं हुआ। दादी समझती है कि दोनों का झगड़ा हुआ है। वो कहती है कि झगड़ा हुआ है तो उसे मनाओ और घर लेकर आओ। इस बार वो किसी एक्सक्यूज को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होती। टिंगशेन अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन टूट चुका होता है। कोई जवाब न मिलने पर वो वानशिंग से मदद मांगता है। वो बताता है कि दादी आज ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देखना चाहती हैं, मगर उसकी वाइफ कांटेक्ट में नहीं आ रही। इसलिए वो चाहता है कि वानशिंग कुछ समय के लिए उसकी पत्नी बनने की एक्टिंग करे। वानशिंग तुरंत पीछे हटती है। वो कहती है कि वो उसकी असिस्टेंट है और उसका वाइफ बनना ठीक नहीं होगा। अगर दादी को सच पता चल गया तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। टिंगशेन समझाता है कि दादी ने उसकी असली वाइफ को पहले कभी नहीं देखा। उसे केवल एक बार हेल्प चाहिए और बदले में वो वानशिंग को पैसे भी देगा। पैसे की बात सुनकर वानशिंग आखिरकार मान जाती है, मगर वो साफ कहती है कि ये केवल एक बार होगा। शेन उसे अपने घर ले जाने लगता है। वो कहता है कि दादी के सामने जाने से पहले उसके कपड़े बदलने पड़ेंगे, क्योंकि मौजूदा आउटफिट में वो उसकी वाइफ जैसी नहीं लगेगी। विला पहुंचकर टिंगशेन वानशिंग को अंदर आने के लिए कहता है। वो उसके लिए पहले से तैयार किए हुए कपड़े निकालता है।
टिंगशेन कहता है कि ये कपड़े उसके साइज के होने चाहिए। वानशिंग कमरे में जाकर ड्रेस बदलने लगती है, जबकि टिंगशेन बाहर इंतजार करता है। कुछ देर बाद वो पूछता है कि वानशिंग रेडी हुई या नहीं। वानशिंग बताती है कि ड्रेस की बैक जिपर बंद नहीं हो रही। टिंगशेन अंदर आकर जिपर बंद करने का ऑफर देता है। वो पहले ही कह देता है कि वानशिंग कोई गलत मतलब न निकाले, क्योंकि वो केवल उसकी मदद करना चाहता है। वानशिंग थोड़ी झिझक के बाद मान जाती है। टिंगशेन आंखें बंद करके उसे अपनी पीठ उसकी तरफ करने को कहता है और जिपर बंद कर देता है। ड्रेस पहनने के बाद वानशिंग पूछती है कि क्या वो अच्छी नहीं लग रही। टिंगशेन पहले अपने इमोशंस छिपाने की कोशिश करता है, फिर मानता है कि ड्रेस उस पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तभी बाहर से आवाज आती है। टिंगशेन समझ जाता है कि दादी वापस आ गई हैं। वो वानशिंग से कहता है कि थोड़ी देर में केवल उसकी बात फॉलो करे और ऐसा कुछ न बोले जिससे उनका लाई पकड़ा जाए। दोनों दादी के सामने पहुंचते हैं। दादी वानशिंग को देखते ही खुशी से अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बुलाती हैं। वो प्यार से पूछती हैं कि क्या टिंगशेन ने उसे नाराज किया है। टिंगशेन बात संभालते हुए दादी से खाने के बारे में पूछता है। दादी बताती हैं कि वो उसके लिए सूप, बचपन की फेवरेट डिशेस और वानशिंग के लिए कुछ हल्का खाना लाई हैं। खाना खाते समय दादी टिंगशेन को अपनी वाइफ की प्लेट में खाना रखने के लिए कहती हैं। वानशिंग एक्टिंग करते हुए टिंगशेन को प्यार से हस्बैंड बुलाकर धन्यवाद देती है। टिंगशेन भी उसी एक्टिंग में कहता है कि धन्यवाद की जरूरत नहीं है। दादी दोनों की क्लोजनेस देखकर बहुत खुश होती हैं। वो वानशिंग की प्लेट में और खाना डालती हैं और उसे ज्यादा खाने के लिए कहती हैं। मील खत्म होने के बाद वानशिंग टेबल साफ करने लगती है, लेकिन दादी उसे रोक देती है। वो कहती है कि सफाई टिंगशेन करेगा और वानशिंग उनके साथ बैठकर बातें करेगी। अकेले में दादी वानशिंग से कहती हैं कि उनके पास लू फैमिली की एक हेirloom है जो अब वो उसे देना चाहती हैं। वानशिंग तुरंत मना करने की कोशिश करती है। दादी कहती हैं कि वानशिंग अब लू फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, इसलिए फैमिली की चीजें उसी की हैं। वो उसे वहीं इंतजार करने के लिए कहकर ब्रेसलेट लेने ऊपर चली जाती हैं। दादी के ऊपर जाते ही लिन वेई वेई विला में आ जाती है। वानशिंग को वहां देखकर वो ताना मारती है कि वो टिंगशेन के घर में बहुत आराम से रह रही है और खुद को लू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस समझने लगी है। वानशिंग कहती है कि वो यहाँ रहे या न रहे, इससे वेई वेई का कोई लेना देना नहीं है। मगर वेई वेई उसे लो क्लास क्लीनर कहकर आरोप लगाती है कि वो लगातार टिंगशेन के आसपास इसलिए घूमती है क्योंकि वो अमीर फैमिली में शादी करना चाहती है। उसी समय टिंगशेन वहां पहुंचता है। वो वेई वेई से पूछता है कि वो उसके घर क्यों आई है। वेई वेई अपना टोन बदल कर कहती है कि वो उसे मिस कर रही थी। फिर वो उनके पेरेंट्स की तय की हुई शादी का जिक्र करती है और कहती है कि दोनों हर तरह से परफेक्ट मैच हैं। टिंगशेन वानशिंग के पास जाकर वेई वेई से कहता है, मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। ये सुनकर वेई वेई हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि अगर वानशिंग उसकी वाइफ है तो फिर वो खुद क्या है। वेई वेई वानशिंग पर टिंगशेन को फंसाने का आरोप लगाती है। टिंगशेन उसे चुप कराते हुए कहता है कि वानशिंग उसकी चुनी हुई लड़की है, उसे वानशिंग के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है। फिर वो वेई वेई को घर से बाहर जाने के लिए कहता है। वेई वेई रोते हुए कहती है कि उसने इतने सालों से टिंगशेन को पसंद किया और उसके लिए बहुत कुछ किया, फिर भी उसे केवल वानशिंग दिखाई देती है। टिंगशेन साफ करता है कि उसने कभी वेई वेई के फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं किए। उसने जो कुछ भी किया वो उसका अपना डिसीजन था। वेई वेई के जाने के बाद वानशिंग टिंगशेन से दूर हट जाती है। वो कहती है कि टिंगशेन की पहले से वाइफ है, इसलिए उसे बाउंड्रीज का ध्यान रखना चाहिए। अब वो दोबारा उसकी पत्नी बनने की एक्टिंग नहीं करेगी। टिंगशेन उसे रोककर समझाना चाहता है, लेकिन तभी दादी फैमिली ब्रेसलेट लेकर लौट आती है। वो खुशी से ब्रेसलेट वानशिंग को देना चाहती है, मगर वानशिंग माफी मांगकर उसे लेने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। दादी पूछती है कि दोनों के बीच क्या हुआ। टिंगशेन बताता है कि वेई वेई ने आकर कुछ उल्टी सीधी बातें कही थी। दादी समझ जाती है कि उसी वजह से वानशिंग ने टिंगशेन को गलत समझ लिया। अब टिंगशेन दादी के सामने सच मान लेता है। वो कहता है कि वो खुद से और झूठ नहीं बोल सकता, उसे वानशिंग से सच में प्यार हो गया है। दादी खुश होकर उसे तुरंत वानशिंग के पीछे जाने और सब क्लियर करने के लिए कहती हैं। बाहर निकलकर वानशिंग खुद को डांट रही होती है। वो सोचती है कि टिंगशेन की वाइफ होने के बावजूद वो उसके साथ विला आई, उसकी वाइफ बनी और उससे प्यार भी करने लगी। उसे लगता है कि वो किसी दूसरी औरत की मैरिज खराब कर रही है। तभी टिंगशेन वहां पहुंचकर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि वानशिंग उसके लिए जो महसूस करती है वही फीलिंग्स उसके दिल में भी है, मगर वानशिंग उससे नाराज होकर कहती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। ऐसी बातें करना अपनी वाइफ को धोखा देना है। टिंगशेन समझाता है कि उसकी मैरिज असली रिलेशनशिप नहीं, केवल एक अग्रीमेंट है। 3 साल पहले दादी ने उसे जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया था। उसी समय उसे ओवरसीज मार्केट का काम संभालना था और उसके पास डेटिंग का समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दबाजी में एक लड़की से कन्वीनियंस मैरिज कर ली। वो कसम खाकर कहता है कि शादी के बाद उसने उस लड़की से कभी कांटेक्ट नहीं किया। ये सुनकर वानशिंग हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी अपनी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है।
टिंग शेन को बताती है कि उसने भी फैमिली इमरजेंसी के कारण पैसों के लिए कन्वीनियंस मैरिज की थी। शादी के बाद उसका हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर चला गया और फिर दोनों का कांटेक्ट टूट गया। वानशिंग बताती है कि उसकी माँ को ऑपरेशन के बाद लगातार मेडिसिन चाहिए थी, इसलिए उसने क्लीनिंग का काम शुरू किया ताकि पैसे कमाने के साथ माँ की देखभाल भी कर सके। दोनों को लगता है कि ये बहुत अजीब कोइंसिडेंस है। टिंगशेन फिर अपने फीलिंग्स साफ करता है। वो कहता है कि उसे वानशिंग का पॉजिटिव रहना, मुश्किल सिचुएशन में हार न मानना, उसका अच्छा दिल और उसकी थोड़ी सी क्लमसी आदत सब पसंद है। वानशिंग भी मानती है कि टिंगशेन बाहर से कोल्ड लगता है, लेकिन असल में बहुत केयरिंग है। उसने हर बार उसका ख्याल रखा। उसे खुद नहीं पता चला कि कब वो उसे पसंद करने लगी। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले अपनी अपनी कन्वीनियंस मैरिज खत्म करेंगे। डिवोर्स होने के बाद वे बिना किसी गिल्ट के प्रॉपरली साथ रहेंगे। वानशिंग इस बात के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद टिंगशेन उसे नया फोन देता है। उसे पता था कि वानशिंग का पुराना फोन टूट गया है, इसलिए वो काफी समय से ये देना चाहता था। वानशिंग उसे धन्यवाद देती है। टिंगशेन मुस्कुराकर कहता है कि अब उनके बीच इतनी फॉर्मल बातें करने की जरूरत नहीं है। नया फोन चेक करते समय वानशिंग को लैंडलॉर्ड का कॉल आता है। लैंडलॉर्ड बताता है कि जिस घर में वो रह रही है वो टूटने वाला है। उसका सारा सामान बाहर रख दिया गया है और उसे तुरंत घर खाली करना होगा। हानशिंग कहती है कि उसके रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में अभी 3 महीने बाकी हैं। इतनी रात को वो नई जगह कहाँ ढूंढेगी? मगर लैंडलॉर्ड उसकी कोई मदद नहीं करता और फोन काट देता है। टिंगशेन उसके परेशान चेहरे को देखकर पूछता है कि क्या हुआ। वानशिंग सारी बात बता देती है। टिंगशेन कहता है कि जब तक उसे दूसरी जगह नहीं मिलती वो विला में रह सकती है। वानशिंग को ये ठीक नहीं लगता। भले ही दोनों ने साथ रहने की बात मान ली है, लेकिन अभी उनके डिवोर्स पूरे नहीं हुए हैं। अगर लोगों को पता चला कि वे एक साथ रह रहे हैं तो गलत बात बन सकती है। टिंगशेन कहता है कि आखिर में दोनों को साथ ही रहना है। एक दूसरे की हैबिट्स पहले समझ लेना बुरा नहीं होगा। वो बताता है कि घर में उसके लिए नए टॉयलेटरीज और कपड़े भी मौजूद हैं। आखिरकार वानशिंग रुकने के लिए तैयार हो जाती है। उन्हें छिपकर सुन रही दादी खुश होती है कि उनका पोता अब अपनी वाइफ को मनाना सीख रहा है। टिंगशेन वानशिंग से आराम करने के लिए कहकर कमरे से निकलने लगता है। जैसे ही टिंगशेन बाहर जाने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक्ड है। दादी बाहर से कहती है कि यंग कपल का झगड़ा बेड से शुरू होकर बेड पर ही खत्म होता है, इसलिए आज टिंगशेन अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ उसी कमरे में रहेगा। टिंगशेन वानशिंग को समझाता है कि अगर वो बाहर चला गया तो दादी को उनकी एक्टिंग पर शक हो जाएगा। वो ऑफर करता है कि वानशिंग बेड पर सो जाए और वो फ्लोर पर सो लेगा। वानशिंग रूम और बेड देखकर कहती है कि बेड दोनों के लिए काफी बड़ा है, फ्लोर पर सोने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ऑकवर्डनेस के बाद दोनों एक ही बेड शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह वानशिंग टिंगशेन से कहती है कि वो थोड़ी देर और सो सकता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देगी। बाद में टिंगशेन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स और गिफ्ट्स दिखाता है। डॉक्यूमेंट्स देखकर वानशिंग हैरान रह जाती है। उनमें लू ग्रुप के 10% शेयर्स उसके नाम करने की बात होती है। साथ ही एक बहुत कीमती रिंग भी होती है। वो पूछती है कि 10% शेयर्स की कीमत कितनी होगी और इतना महंगा रिंग उसे क्यों दिया जा रहा है। वानशिंग सब कुछ वापस कर देती है। टिंगशेन कहता है कि इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। उसके हिसाब से वानशिंग इन अच्छी चीजों की हकदार है। लू ग्रुप के शेयर्स उसकी सिंसेरिटी का छोटा सा हिस्सा है और रिंग उसने पहले ही तैयार करवा लिया था। वानशिंग फिर भी कहती है कि वो इतने बड़े गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। टिंगशेन उसकी आंखों में देखकर कहता है कि उसके लिए वानशिंग हर अच्छी चीज की हकदार है। अगर वो गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करती तो इसका मतलब होगा कि वो उसकी सिंसेरिटी और रिलेशनशिप दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। आखिरकार वानशिंग मान जाती है। टिंगशेन अपने हाथों से उसके फिंगर में रिंग पहनाता है और कहता है कि ये उस पर बहुत अच्छी लग रही है। तभी दादी वहां आ जाती है। दोनों को करीब देखकर वो तुरंत कहती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो यंग कपल को अकेला छोड़कर बाहर जाने लगती हैं। दादी के जाने के बाद टिंगशेन मुस्कुराकर वानशिंग से पूछता है कि क्या वे वहीं से कंटिन्यू करें जहां रुके थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। घर का एक स्टाफ मेंबर आकर माफी मांगता है कि वो वेई वेई को अंदर आने से नहीं रोक पाया, वेई वेई को रोक नहीं पाया। वेई वेई जबरदस्ती विला में घुसकर वानशिंग को बुरा भला कहने लगती है। वो पूछती है कि एक गांव के क्लीनर के टिंगशेन को सेड्यूस करने और लू फैमिली के विला में रहने की हिम्मत कैसे हुई। टिंगशेन उसके सामने साफ कहता है कि वो वानशिंग को पसंद करता है और उसके साथ रहना उसका अपना डिसीजन है। दादी दूर से ये सुनकर खुश होती हैं कि टिंगशेन आखिरकार अपनी पसंद की लड़की को प्रोटेक्ट करना सीख गया है। वानशिंग भी वेई वेई से कहती है कि वो और टिंगशेन एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, इसलिए वेई वेई को उनके रिलेशनशिप का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी वेई वेई अपना सबसे बड़ा राज खोलती है। वो कहती है कि वानशिंग शुरू से पैसों के पीछे भागती रही है। पहले उसने पैसों के लिए किसी आदमी से शादी की और अब लू फैमिली की दौलत के लिए टिंगशेन के पास आई है। वेई वेई सबके सामने कहती है कि वानशिंग किसी दूसरे आदमी की वाइफ है। ये सुनकर टिंगशेन और दादी दोनों हैरान रह जाते हैं।
दादी पूछती है कि अगर वानशिंग सच में मैरिड है तो उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर किसका नाम है। वही वही वानशिंग पर दादी से झूठ बोलने का आरोप लगाती है। वानशिंग समझाने की कोशिश करती है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, मगर वही वही लगातार उसे पैसों के लिए कुछ भी करने वाली लड़की बताती रहती है। दादी सीधे टिंगशेन से पूछती है कि क्या वानशिंग सच में उसकी लीगल वाइफ है। अब टिंगशेन और वानशिंग फैसला करते हैं कि पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। टिंगशेन माफी मांगते हुए मानता है कि वानशिंग वो लड़की नहीं है जिससे उसने 3 साल पहले कन्वीनियंस मैरिज की थी। दादी के प्रेशर की वजह से उसने एक अनजान लड़की से शादी की और फिर विदेश चला गया। वानशिंग ने भी पैसों की जरूरत के कारण किसी दूसरे आदमी से ऐसी ही मैरिज की थी। दादी नाराज होकर कहती है कि अग्रीमेंट वाली शादी भी लीगल मैरिज होती है। जब दोनों अपने ओरिजिनल स्पाउसेस से मैरिड हैं, तो उनका इस तरह रिलेशनशिप शुरू करना लू फैमिली की इमेज खराब कर सकता है। वानशिंग अपनी गलती मान लेती है। वो कहती है कि ऑफिशियल डिवोर्स से पहले टिंगशेन के साथ रिलेशनशिप में आने का डिसीजन गलत था। वही वही तुरंत उसे प्लानिंग करने वाली लड़की कहती है, जो पहले हस्बैंड से पैसे लेकर अब टिंगशेन की दौलत चाहती है। टिंगशेन वही वही को चुप कराता है, लेकिन दादी का सिर दर्द करने लगता है। वो टिंगशेन से कहती है कि ये पूरी प्रॉब्लम उसने खुद बनाई है, इसलिए इसे खुद ही सॉल्व करे। वो नहीं चाहती कि टिंगशेन उन्हें दोबारा निराश करे। दादी के जाने के बाद वेई वेई वानशिंग पर हंसती है। वो कहती है कि ग्रैंडमा लू अब उसे एक्सेप्ट नहीं करती। उसके जैसी बदनाम लड़की लू फैमिली की बहू बनने लायक नहीं है। वेई वेई दावा करती है कि वो जल्द ही खुद लू फैमिली में रहने आएगी। फिर वो लिन ग्रुप और लू ग्रुप की अपकमिंग कोऑपरेशन का सच बताती है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन लिन ग्रुप की एक कंडीशन है, टिंगशेन को वेई वेई से शादी करनी होगी। उसके हिसाब से टिंगशेन लू ग्रुप को मिलने वाले इतने बड़े फायदे को एक गरीब गांव की लड़की के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। वानशिंग कहती है कि टिंगशेन ऐसा आदमी नहीं है, वो उसे सच में प्यार करता है और अभी अभी उसे रिंग देकर अपने फीलिंग साबित कर चुका है। वही वही रिंग को बेकार बताती है। उसके हिसाब से एक रिंग की कीमत कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। वो ये भी कहती है कि दादी अब वानशिंग से पूरी तरह निराश है। वानशिंग फिर भी भरोसा रखती है कि दादी की नाराजगी टेम्पररी है। अगर वो सब कुछ ठीक से समझा देगी तो दादी उसकी बात समझ जाएंगी। वही वही कहती है कि वानशिंग खुद को झूठी उम्मीद दे रही है। फिर वो रिंग छीनने की कोशिश करती है। वानशिंग उसे रोकते हुए कहती है कि ये टिंगशेन का गिफ्ट है और वो इसे नहीं देगी। दोनों के बीच रिंग को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है। उसी समय टिंगशेन वहां पहुंचकर दोनों को रोकता है। वही वही तुरंत ब्लेम वानशिंग पर डालती है, लेकिन टिंगशेन साफ कहता है कि रिंग उसने वानशिंग को दिया है, वो रिंग के साथ जो चाहे कर सकती है। टिंगशेन वही वही से कहता है कि अगर उसने दोबारा वानशिंग को चोट पहुंचाई तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। वही वही अब कंपनी कोऑपरेशन को हथियार बनाती है। वो कहती है कि उसके एक फोन कॉल से लिन और लू फैमिलीज का पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। वो पूछती है कि क्या टिंगशेन एक लड़की के लिए लू ग्रुप को क्राइसिस में डाल देगा। टिंगशेन बिना घबराए कहता है कि दूसरा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, लेकिन लिन वानशिंग केवल एक है। वो लिन ग्रुप की धमकी के सामने नहीं झुकेगा। वानशिंग ये सुनकर अंदर से परेशान हो जाती है। लू ग्रुप टिंगशेन की सालों की मेहनत और उसकी फैमिली की फाउंडेशन है। वो नहीं चाहती कि टिंगशेन उसके लिए सब कुछ खो दे, इसलिए वानशिंग अचानक टिंगशेन से ब्रेकअप करने की बात कहती है। टिंगशेन को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वो उसे अपनी आंखों में देखकर वही बात दोबारा कहने के लिए कहता है। वे वही बीच में बोलती है कि वानशिंग केवल टिंगशेन के पैसों के लिए उसके साथ थी। अब कंपनी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो भाग रही है। टिंगशेन उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वानशिंग खुद वेई वेई की बात को सही बता देती है। वो कहती है कि उसने टिंगशेन को इसलिए चुना क्योंकि उसके पास पैसा और पावर थी। अब लू ग्रुप बर्बाद होने वाला है तो उसके पास साथ रहने की कोई वजह नहीं है। वानशिंग अपनी रिंग उतारकर वापस कर देती है और कहती है कि अब दोनों के बीच कोई हिसाब बाकी नहीं है। टिंगशेन टूटे दिल से पूछता है कि क्या उनकी सारी अच्छी मेमोरीज और प्यार की बातें झूठ थी। वानशिंग अपने असली फीलिंग्स छिपाकर कहती है कि उसने टिंगशेन को केवल एटीएम समझा था। अब एटीएम खराब हो गया है तो वह दूसरा अमीर आदमी ढूंढ लेगी। उसकी बातें सुनकर टिंगशेन बुरी तरह हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने पैसों के पीछे भागने वाली ऐसी लड़की से प्यार किया। आखिर में वो कहता है कि अब दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे और फिर कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। टिंगशेन के अकेले रह जाने पर वेई वेई उसे कंफर्ट करने का नाटक करती है। वो कहती है कि वानशिंग जैसी लड़की कभी उसके लायक थी ही नहीं। अगर वो वेई वेई से शादी कर ले तो वो हमेशा उसका साथ देगी। तभी कंपनी से एक एम्प्लॉय घबरा कर आता है। वो बताता है कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी कोर कंपोनेंट केवल लिन ग्रुप बना सकता है। अगर कोऑपरेशन कैंसिल हुआ तो लू ग्रुप की पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगी और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वेई वेई इसी मौके का फायदा उठाती है।
वो कहती है कि अगर टिंगशेन उससे शादी के लिए तैयार हो जाए तो वो आज की सारी बातें भूलकर लू ग्रुप को तुरंत इस क्राइसिस से निकाल देगी। वानशिंग के ब्रेकअप से दुखी और कंपनी की सिचुएशन में फंसा टिंगशेन आखिरकार शादी के लिए हाँ कह देता है। वे वही खुश होकर उससे रिंग अपनी फिंगर में पहनाने के लिए कहती है ताकि दोनों की मैरिज पक्की हो जाए। टिंगशेन रिंग पहनाने ही वाला होता है कि दादी वहां आकर उसे रोक देती है। वो कहती है कि लू फैमिली की हालत इतनी खराब नहीं हुई कि बिजनेस बचाने के लिए अपने पोते की शादी बेचनी पड़े। दादी वेई वेई से कहती हैं कि कोऑपरेशन के नाम पर लू फैमिली को दबाकर वो कभी सफल नहीं हो सकती। वेई वेई बात संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो टिंगशेन से सच में प्यार करती है और ये मैरिज लू फैमिली के फायदे के लिए है। दादी उसकी बात नहीं मानती। उनके हिसाब से वेई वेई लू फैमिली की मदद नहीं बल्कि पूरे बिजनेस पर कंट्रोल चाहती है। वो कहती हैं कि लिन ग्रुप के बिना भी लू फैमिली अपने पैरों पर खड़ी रह सकती है। उन्हें कंपनी बचाने के लिए मैरिज अलायंस की जरूरत नहीं है। टिंगशेन दादी को शांत करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कंपनी सच में क्राइसिस में है और जरूरी कंपोनेंट के लिए फिलहाल लिन ग्रुप पर डिपेंड करती है। दादी कहती है कि वो प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर चुकी है। वो चाइना केवल अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलने नहीं आई थी। पिछले कई दिनों से वो लिन ग्रुप की कमजोरियां और लू ग्रुप के लिए नए पार्टनर्स ढूंढ रही थी। उनकी मेहनत सफल हो चुकी है। लू ग्रुप को नया सप्लायर मिल गया है और अब उन्हें लिन ग्रुप के साथ कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है। उल्टा लिन ग्रुप के कई क्लाइंट्स अब लू ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। लिन ग्रुप की सारी कमजोरियां दादी के हाथ लग चुकी हैं। टिंगशेन दादी की समझदारी देखकर उनकी तारीफ करता है। दादी हंसकर कहती है कि उनके पास दोनों से ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब वेई वेई का एटीट्यूड फिर बदल जाता है। वो माफी मांगकर कहती है कि उसने टिंगशेन और दादी को धमकाकर गलती की। वो दोबारा दावा करती है कि टिंगशेन के लिए उसके फीलिंग्स सच्चे हैं। दादी उसे कुछ दिन पहले लू ग्रुप के एंट्रेंस पर हुई मुलाकात याद दिलाती है। उस दिन वेई वेई ने उनके साधारण कपड़े देखकर उन्हें भिखारी कहा था और ऑफिस के अंदर आने लायक नहीं समझा था। दादी बताती है कि उन्होंने अपने अच्छे कपड़े एक गरीब महिला को दे दिए थे, इसलिए वो उस हालत में थी। वेई वेई ने केवल अपीयरेंस देखकर उनकी बेइज्जती की। ऐसी घमंडी लड़की लू फैमिली की बहू बनने के लायक नहीं है। वेई वेई पूछती है कि अगर वो लायक नहीं है तो क्या गांव की लिन वानशिंग लायक है। दादी जवाब देती हैं कि वानशिंग टिंगशेन की लीगल वाइफ है और लू फैमिली की असली ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। टिंगशेन समझ नहीं पाता कि दादी किसकी बात कर रही है। वो कहता है कि उसकी कन्वीनियंस मैरिज वाली वाइफ और वानशिंग अलग अलग लड़कियां हैं। दादी बताती हैं कि उन्होंने उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ को ढूंढ लिया है। फिर वो वानशिंग को अंदर बुलाती हैं। वानशिंग को वापस देखकर टिंगशेन का दर्द फिर गुस्से में बदल जाता है। वो पूछता है कि अब वो क्यों आई है। क्या लू ग्रुप को सेफ देखकर वो फिर से पैसे लेने वापस आ गई है। वो उसे याद दिलाता है कि वानशिंग ने खुद कहा था कि उसे टिंगशेन से प्यार नहीं और वो केवल उसका एटीएम था। दादी टिंगशेन को रोककर कहती है कि वो बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। जिस कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ को वो 3 साल से ढूंढ नहीं पाया वो लिन वानशिंग ही है। टिंगशेन इस बात को मानने से मना कर देता है। तब दादी पूरी बात बताती है। थोड़ी देर पहले वानशिंग रोते हुए बाहर गई थी और उसका मैरिज सर्टिफिकेट गिर गया था। दादी ने सर्टिफिकेट उठाकर देखा तो वो बिल्कुल वही था जो टिंगशेन ने 3 साल पहले उन्हें दिखाया था। इसका मतलब टिंगशेन ने जिस लड़की से जल्दबाजी में शादी की थी वो कोई और नहीं बल्कि वानशिंग थी। दोनों 3 साल से एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्चुअल स्पाउस थे मगर ठीक से चेहरा याद न होने के कारण पहचान नहीं पाए। टिंगशेन हैरान होकर वानशिंग से कहता है कि उसे भी अभी सच पता चला है। जिस लड़की से उसने 3 साल पहले शादी की थी वो शुरू से वानशिंग ही थी। वेई वेई ये सुनकर अपना कंट्रोल खो देती है। वो बार बार कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। गुस्से में वो चीजें उठाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। टिंगशेन उसे सब कुछ नीचे रखने के लिए कहता है। दादी भी कहती है कि लू फैमिली के घर में खड़े होकर वो किसी को चोट पहुंचाने और उन्हें धमकाने की हिम्मत कर रही है। ऐसे काम के लिए उसे पुलिस के पास भेजा जा सकता है। दादी वेई वेई को चॉइस देती है कि वो खुद बाहर जाएगी या लोग उसे घसीट कर निकालेंगे। अपनी सारी प्लानिंग फेल होते देखकर वेई वेई वहां से चली जाती है। वेई वेई के जाने के बाद दादी टिंगशेन से कहती हैं कि अब अपनी वाइफ को मनाना उसका काम है। वो देखना चाहती हैं कि टिंगशेन अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम कैसे ठीक करता है। टिंगशेन वानशिंग के पास जाकर माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे सच में नहीं पता था कि वानशिंग ही उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ है। फिर वो पूछता है कि ब्रेकअप के समय वानशिंग ने जो बातें कही थी क्या वे सच थी। वानशिंग धीरे से नहीं कहती है। उसका ये छोटा सा जवाब टिंगशेन के लिए काफी होता है। वो समझ जाता है कि वानशिंग उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने केवल लू ग्रुप और उसकी मेहनत बचाने के लिए खुद को पैसों के पीछे भागने वाली लड़की बनाया था। टिंगशेन कहता है कि भले ही उनकी पहली शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी लेकिन वो हमेशा से वानशिंग को एक प्रॉपर प्रपोजल देना चाहता था। इस बार उनके बीच कोई डील, एग्रीमेंट या मजबूरी नहीं होती। वो वानशिंग का नाम लेकर पूछता है, लिन वानशिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वानशिंग बिना झिझक जवाब देती है, हाँ मैं करूंगी। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।